गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेके आए क्लास 7 चैप्टर 11 ज्योग्राफी का। और इसमें चैप्टर आपका है आवर एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण। किस प्रकार हमारे पर्यावरण की जो फाउंडेशन कंप्लीट हुई है, क्या क्या चीजें मिलकर हमारे एनवायरनमेंट को बनाती हैं। तो देखिए, द टर्म एनवायरनमेंट मीन द सराउंडिंग्स और कंडीशन विद इन ए पर्सन, एनिमल और ए प्लांट एग्जिस्ट। क्या कहा कि वो कंडीशन, वो हमारे सराउंडिंग, वो हमारे चारों तरफ का वातावरण जो किनके द्वारा मिला है, जो पर्सन व्यक्तियों के द्वारा, एनिमल जानवरों के द्वारा, प्लांट्स पेड़ पौधों के द्वारा मिलके बना हुआ है, वो क्या कहलाता है, हमारा एनवायरनमेंट कहलाता है। फिर बताया लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर विथ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट मेक अप द एनवायरनमेंट। और क्या बताया है कि लैंड, जमीन, वाटर, पानी, एयर और हवा, ये साथ साथ मिलकर लिविंग ऑर्गेनिज्म और जैविक पदार्थ जो जीवित जीव हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट मेक अप द एनवायरनमेंट। और मानव के द्वारा बनाए गए ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा एनवायरनमेंट बनाते हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे कि एनवायरनमेंट है क्या। तो आप ये सिंपली ये समझें कि एनवायरनमेंट वो चीजें हैं जो हमें चारों तरफ हमारी सराउंडिंग में दिखाई देती हैं। वो हो सकती है नेचुरल भी, वो हो सकती है ह्यूमन मेड भी, और वो हो सकती हैं बायोस्फीयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, हाइड्रोस्फीयर के अंदर, लिथोस्फीयर के अंदर, किसी भी मंडल में वो हो सकती है। लेकिन जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है हमारे चारों तरफ, जो सराउंडिंग हमें दिखाई दे रही है, यही क्या है, आवर एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण कहलाता है। प्यारे बच्चों, कुछ कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट्स पे आप गौर करिए कि इन कंपोनेंट्स में क्या क्या चीजें एनवायरनमेंट को फाउंडेशन करने में मदद करती हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, तो फर्स्ट कंपोनेंट की बात करें तो नेचुरल कंपोनेंट्स। नेचुरल कंपोनेंट्स में वो प्राकृतिक चीजें आती हैं जो प्रकृति के द्वारा बनाई जाती है, इसमें ह्यूमन का कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता। तो फर्स्ट आप देखें एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब वो वातावरण जो हमारे चारों तरफ गैसीय अवस्था में फैला हुआ है, जलीय कणों में फैला हुआ है, डस्ट पार्टिकल्स में फैला हुआ है, वो क्या कहलाता है, आपका एटमॉस्फेयर कहलाता है। जिसमें एयर सर्कुलेशन होता है, हवा का इसमें बहुतायत से ज्यादा प्रभाव होता है, इसलिए एयर जहां पर मिलती है, वायु जहां पर मिलती है, इसको हम एटमॉस्फेयर, वायुमंडल कहते हैं। इसके अलावा सेकंड हम बात करें तो हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में वाटर बॉडीज को जो शामिल किया गया है। तो हाइड्रोस्फीयर में क्या आता है, जलमंडल, जो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ या जो भी इसके ऊपर उपलब्ध जल है, चाहे ओशियन में हो, चाहे वो सीज में हो, चाहे वो रिवर्स में हो, चाहे वो प्रेसिपिटेशन वर्षण में हो, जैसी परिस्थिति में हो, हाइड्रोस्फीयर कहलाता है आपका जलमंडल, जिसमें वाटर बॉडीज को इंक्लूड किया गया है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर सबसे पता लग रहा है कि ये हार्ड सरफेस से बनी हुई चीज है, अर्थात लैंड ऑब्जेक्ट इसमें आता है, और जमीन जो है जिसको हम क्या कह सकते हैं, स्थल मंडल। तो लैंड को इसमें शामिल किया गया है लिथोस्फीयर में, जिसके अंदर जमीन के ऊपर पहाड़, पठार, पर्वत वगैरह जो भी तमाम चीजें हैं, या जो हमारा प्लेन जो एरिया है, या जो भी हमारा लैंड जो पार्टिकल्स है, या लैंड के जो कंपोनेंट है, वो सारे लिथोस्फीयर में शामिल किए जाते हैं। तो उसके बाद में आपका आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में वो सारी चीजें आती हैं जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जो जैविक तत्व होते हैं, वो किसमें आते हैं, बायोस्फीयर में। प्यारे बच्चों, हर एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट पे कोरिलेटेड है कि अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो भी जीव का जीवन या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो जीवित नहीं रह पाएंगे। अगर हाइड्रोस्फीयर नहीं रहेगा तो भी जीवन संभव नहीं है। अगर बायोस्फीयर नहीं होगा तो भी जीवन संभव नहीं है। लिथोस्फीयर नहीं होगा तो भी जीवन संभव नहीं है। कुल मिलाकर बात कहें कि वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल, ये तीनों मंडल मिलकर क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर अर्थात जैव मंडल बनाते हैं। तो इन तीनों के होते हुए जैव मंडल का अस्तित्व है, एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज कोई भी कंडीशन में ऐसा नहीं हो सकता। तो ये क्या कहलाता है, आवर नेचुरल एनवायरनमेंट, हमारा प्राकृतिक पर्यावरण, जिसमें ये चारों घटक मिलकर बनाते हैं, जो
लिविंग थिंग्स के लिए जिम्मेदार हैं, जैविक तत्वों के लिए जिम्मेदार हैं, अदरवाइज हमारा जीवन संभव नहीं है। प्यारे दोस्तों, हम सेकंड कंपोनेंट की बात करें, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। फर्स्ट क्या था आपका, नेचुरल एनवायरनमेंट, और सेकंड क्या है, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, जो मानव ने खुद वातावरण तैयार किया है। जैसे बात करें कि बिल्डिंग्स की बात आती है तो ये प्रकृति ने बना के नहीं दी, ये नेचुरल बनी हुई नहीं है, ये ह्यूमन मेड है, खुद मानव ने तैयार की है। फिर बात करें पार्क की, तो पार्क ह्यूमन मेड खुद मानव के द्वारा निर्मित है। वो एक अलग बात है कि फॉरेस्ट वगैरह, जंगल वगैरह हैं वो प्रकृति के द्वारा बने हुए हैं, लेकिन पार्क हमने खुद ने तैयार किए हैं, तो ये ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर हो गया। इसके अलावा ब्रिज बनाने की बात करें तो रिवर्स तो प्रकृति ने बना दी, लेकिन ब्रिज बनाने का काम ह्यूमन मेड का है, मतलब खुद मानव ने इसको तैयार किया है। फिर बात करें रोड की, तो प्रकृति ने हमें रोड बना के नहीं दी, हाँ नेचुरल जो फुटवे हैं, रास्ते हैं, जो भी है मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाता है, तो रोड इंसान ने खुद ने बनाई, इसलिए ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर कहलाएगा। मॉन्यूमेंट्स की बात करें तो प्रकृति हमें कोई मॉन्यूमेंट्स बनाकर नहीं दिए, ये सारे की सारी इमारतें जो हैं वो ह्यूमन मेड है, मानव ने खुद ने बनाई है। चाहे वो रेड फोर्ट हो, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे वो और कोई जगह हो, चाहे जंतर मंतर हो, चाहे हवा महल हो, ये सब किसने बनाए हैं, मानव ने बनाए हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री भी प्रकृति ने नहीं बनाई, हाँ वो एक अलग बात है कि रॉ मटेरियल इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है, और रॉ मटेरियल हमें नेचुरल रूप से प्राप्त होते हैं, प्रकृति हमें प्रोवाइड करवाती है, लेकिन उनको तैयार करने के लिए इंडस्ट्री की जरूरत पड़ती है, और इंडस्ट्री मानव ने बनाई है। तो प्यारे बच्चों, ये हुआ आपका ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, मतलब मानव के द्वारा निर्मित वातावरण, जो मानव खुद अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए तैयार करता है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट की, खुद का मानव का भी एक एनवायरनमेंट है, खुद का इसका भी एक वातावरण है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल की, खुद मानव अपने आप में क्या है, पर्यावरण का घटक है, उसका एक कंपोनेंट है। सेकंड बात करें तो ये खुद इंडिविजुअल है, उसके बाद ये फैमिली तैयार करता है, अपना परिवार बनाता है। तो परिवार भी क्या हुआ, ह्यूमन का खुद का एक एनवायरनमेंट हुआ, उसमें उसके माता पिता होंगे, उसके बच्चे होंगे, उसके जो है और बहुत सारे जो है रिलेटिव्स जो रहेंगे, तो ये आपकी मिलकर है न्यूक्लियर या स्मॉल फैमिली जो है, या जो कंपाउंड फैमिली है, ये सब किसके द्वारा बनाई जाती है, मानव के द्वारा बनाई जाती है। इसके बाद में बात करें हम रिलीजन की, तो प्रकृति ने हमें कोई धर्म बना के नहीं दिया, ये रिलीजन धर्म वगैरह जो है, हिंदू मुस्लिम बौद्ध ईसाई जैन वगैरह, ये सब किसकी देन है, ये खुद ह्यूमन की देन है, ये खुद का इसका वातावरण है जो ये खुद तैयार करता है, इसमें कोई नेचुरल चीजों का कोई रोल नहीं होता। अब बात करें हम एजुकेशन की, तो एजुकेशन भी प्रकृति हमें नहीं देती, शिक्षा भी खुद मानव अपने खुद तैयार करता है या खुद पाता है। इस प्रकार एजुकेशन भी क्या है, ह्यूमन बीइंग की एक नीड है, जिसको ये खुद तैयार करता है। इसके अलावा आती है आपकी इकोनॉमी, अगर मानव है, अगर वो एजुकेटेड है, अगर उसको अपना घर चलाना, अपना परिवार चलाना, अपना जीवन संघर्ष निर्वाह करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एक इकोनॉमिक सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, एक आर्थिक तंत्र की जरूरत पड़ेगी। तो ये भी खुद प्रकृति हमें प्रोवाइड नहीं करती, आर्थिक तंत्र भी खुद मानव को बनाना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से आप कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट समझ चुके होंगे कि किस प्रकार नेचुरल में एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर और बायोस्फेयर मिलके एक नेचुरल एनवायरनमेंट तैयार करते हैं, और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिज, रोड एंड मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज मिलकर क्या बनाती हैं, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट को तैयार करती हैं। और ह्यूमन खुद अपने आप में एक पर्यावरण का घटक है, खुद एक कंपोनेंट है। ये इंडिविजुअल खुद व्यक्तिगत रूप से, एक पारिवारिक फैमिली रूप से, रिलीजियस आधार पर, धर्म के आधार पर, एजुकेशन के आधार, शिक्षा के आधार पर, और इकोनॉमी उसकी अर्थव्यवस्था के आधार पर ये खुद अपना पर्यावरणीय वातावरण तैयार करता है। तो इस प्रकार ये कंपोनेंट्स हैं जो हमारे कंप्लीट एनवायरनमेंट को मेड करते हैं, बनाते हैं। अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर को, अर्थात वायुमंडल को भी हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक अलग अलग लेयर में कैटेगराइज किया है। तो एटमॉस्फेयर को हमने 4 कैटेगरी में कैसे बांटा, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर क्या है, एक बॉटम मोस्ट लेयर परत है, हमारी एक सबसे पहली परत है जो हमारे अर्थ से ऊपर एग्जिस्ट करती है। तो इसमें ऑल वेदर एक्टिविटीज होती है, इंपोर्टेंट होती है, बादलों का गरजना, वर्षा का होना, हवा का चलना, धूप का होना, छाया का होना, ये सब चीजें कहाँ होती हैं, ट्रोपोस्फेयर में होती हैं, इसलिए इसको बॉटम मोस्ट लेयर पृथ्वी बोलते हैं। और ऑल एक्टिविटीज यहाँ कंडक्ट होती हैं, इसलिए इसको इंपोर्टेंट लेयर के नाम से जाना जाता है।
फिर बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर की। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर और इसको ओजोन लेयर भी हम बोलते हैं, और ओजोन गैस की यहाँ बहुतायता होती है। और ये ओजोन प्यारे बच्चों हमें सन रेज से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं, जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, जो हमारे लिए बड़ी हानिकारक होती हैं, उनको कवर करने या उनसे हमें प्रोटेक्शन देती है, उनको हमें ये बचाती है उनसे। इसलिए इसको हम जीवन रक्षक परत भी बोलते हैं। अर्थात ओजोन जो गैस है वो एक लेयर तैयार करती है जो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करती है, वो धरती पे आने से उसको बहुत ज्यादा कंट्रोल करती है, रोकती है। इसलिए बहुत सारी बीमारियों से, स्किन एलर्जी या अन्य प्रकार की बीमारियों से हमें बचाती है, इसलिए भी इंपोर्टेंट लेयर मानी जाती है। उसके बाद लेयर आती है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर वो रेडियो एक्टिव जो है रेज इसमें होती है, जो खासतौर से इलेक्ट्रिक्स मोड पे काम करती है। तो इसमें रेडियो, टीवी वगैरह या इंटरनेट वगैरह जो है सब चीजें यहाँ से अपनी रेंज पकड़ते हैं और चलते हैं। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी वाली मेसोस्फेयर हुई जिसमें आयन तरंग होते हैं, जो आयन्स जो हैं उनको एक नेटवर्क की या कनेक्टिविटी देने में अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये मेसोस्फेयर हुई। उसके बाद है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर जो है आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे ऊपरी लेयर है, जो क्या हो जाती है, मर्ज इन द स्पेस, जो अंतरिक्ष में मिल जाती है, स्पेस में मिल जाती है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों ये हमारी चारों लेयर हुई, और हमने एटमॉस्फेयर की लेयर के बारे में जाना और तमाम हमारा एनवायरनमेंट जो है उसके बारे में जाना। मैं समझता हूँ चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।